चलिए, तो अब जो है हम लोग मिल लेते हैं आदर्श से। आदर्श की ऑलरेडी आईआईटी जम्मू में अपना एमटेक के लिए मिल चुका है उसको सीट। और आदर्श का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऑलरेडी प्रीवियस अगर आप लोग देखेंगे चैनल पर, तो आई थिंक अराउंड 2-3-4 महीने पहले का वीडियो डला हुआ है आदर्श का ऑलरेडी, जिसमें कि आदर्श ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे उसने अपनी पढ़ाई करी थी, जॉब के साथ किस तरह से उसने अपनी पढ़ाई करी और कैसे उसने अपनी सीट अचीव करी, क्या उसकी रैंक थी। वो सारी डिटेल्स उसने ऑलरेडी उस वीडियो में कवर करी थी। अब क्योंकि तब जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था तो उसको सीट नहीं तब अलॉट हुई थी, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि अभी उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, मगर अब उसको ऑलरेडी आईआईटी जम्मू मिल चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आदर्श, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अब तुम अपने बारे थैंक यू में सर। बताओ थोड़ा कि क्या तुमने कैसे तुमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, ठीक है, और तुमको कैसे फिर तुमने अपना पढ़ाई को जॉब के साथ मैनेज किया, और अब तुम्हें कॉलेज किस तरह से मिला है, कि अगर अलग अलग कॉलेजेस मिलते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप बताओ। जी सर। तो सबसे पहले मैं जॉब कर रहा था टीसीएस में। तो हम्म। मुझे लगा कि टीसीएस मेरे लिए परफेक्ट नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, हम्म। क्योंकि जो काम मैं कर रहा था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था बहुत ज़्यादा। और टीसीएस में वैसे भी जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत कम लोगों के हिस्से आते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं एमटेक करता हूँ तो मुझे मौका मिल जाएगा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का। उसके बाद मेरी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, फिर मैं वो कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। हम्म। तो मैंने इन पर एमटेक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया। तो हम्म। सबसे अच्छा माध्यम आज के डेट में तो इंटरनेट और यूट्यूब है। बिल्कुल। तो मैंने, जी सर, तो मैंने देखा तो ऐसे ही मैंने जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग शुरू की, फिर मुझे ये पता चला कि पहले मुझे इतनी चीज़ें पढ़नी होंगी और क्या क्या करना होगा। ये सब देखने के बाद पता चला कि इसमें तो 11 सब्जेक्ट हैं और क्या है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगा। तो उसके बाद मैंने देखा कि आपके चैनल पे कि आप लाइव क्लासेस लेने वाले थे। क्योंकि मैं जॉब कर रहा था इसलिए लाइव हो नहीं पाता था डेली। हम्म। उसके बाद मैं ऐसे करने लगा कि पहले मैं लाइव आया, मैंने शुरू के ऐप के कुछ टेस्ट भी दिए थे। हम्म। तो जॉब में उतना टाइम आपको नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो जब आपके लेक्चर खत्म भी हो जाते थे, मैं लाइव नहीं आ पाता था, तो बाद में उसे देख लेता था और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उससे आइडिया ये आया कि कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर एक बेसिक आइडिया हुआ कि आपको गेट क्लियर करने के लिए सब कुछ आने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 50% भी अगर आप इसको कर पाते हैं तो आप गेट क्वालिफाई कर जाएंगे इस तरीके से। हम्म। तो मैं पढ़ता गया, आपके लेक्चर बहुत सारे मैंने आपके पुराने लेक्चर भी देखे। जैसे कोई पार्टिकुलर टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया तो मैं ढूंढता था, तो पहले आपके जो प्ले लिस्ट है उसमें देखता था, अगर उसमें मिल जाता था तो वहीं से मेरा सोल्यूशन हो जाता था। अदरवाइज मैं किसी और के थ्रू भी वीडियो देख लेता था। तो हम्म। ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन की जॉब के साथ। हम्म। और लास्ट में तो हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि प्रोटेस्ट चलने लगा कि पोस्टपोन कर दिया जाए। उससे थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, नहीं तो थोड़ा सा और बेहतर होता, एटलीस्ट 10 मार्क्स बढ़ गए थे। एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट अभी जब पेपर हुआ था तो उस समय लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो रहा था कि सब लोग कह रहे थे कि पेपर जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। तो कई लोगों ने अपनी पढ़ाई जो है वो रोक दी थी। सबको लग रहा था कि अब पेपर तो पोस्टपोन होना ही है। तो लास्ट मोमेंट पे कई लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और माइंडसेट चेंज हो चुका था। लग नहीं रहा था, एक दिन पहले भी लग रहा था कि हो सकता है कि अभी डेट आ जाएगा, न्यूज आ जाएगी कि पेपर नहीं हो रहा। तो उस समय उस कारण से कई लोगों ने जो माइंडसेट था, तो वैसे ही वो आदर्श बता रहा है कि लग रहा था कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि डेट चेंज हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, तो पढ़ाई लास्ट में डिले कर दी। और इस कारण से उसको लगा कि हाँ जो है हो सकता है कि अभी 10 नंबर जो है वो लैग कर गया उस कारण से। और जैसा कि आदर्श ने बताया कि जॉब के साथ वो प्रिपेयर कर रहा था और टीसीएस में उसको लगा था कि जॉब करते हुए कि नहीं इसमें ज्यादा ग्रोथ आगे मिल नहीं पाएगी, तो उसने पैरेलली अब जॉब के साथ तो टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। और जो मेरी क्लासेस होती थी आई थिंक शाम के समय में होती थी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर, और उसके जी साथ सर। अब जॉब उस समय कर रहा था तो ये नहीं देख पाता था। और ऐप पर भी टेस्ट वगैरह देने लग गए थे, है ना।
तो इस कारण से हाँ, बाद में क्लासेस करके यूट्यूब पे बाद में कोर्सेज करके उसने कर लिया कवर। और ऑब्वियसली उस समय मेरे सारे टॉपिक्स कवर नहीं थे यूट्यूब पे, अब तो काफी कुछ कवर हो चुका है, और इवन पेड बैच में तो सारा ही सब्जेक्ट हो गया है ना, एक दो सब्जेक्ट ही अब बचा है, बाकी सब कुछ कवर हो गया है। तो जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो ऐप पर विजिट करके देख सकते हैं, सारा सब कुछ कवर कर दिया है मैंने। तो ऑब्वियसली लेकिन उतना मतलब कि जैसे कि आदर्श ने कहा कि 100% नहीं भी आए तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं निकाल सकते हो। अगर आपने 50% भी बहुत अच्छे से करा है तो आप गेट निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता कि है ना सब कुछ करके आया हो। अगर आप टॉप क्रीमी लेयर पर देखोगे आईआईटीज में, तो 50% भी अगर किसी ने अच्छे से कवर किया है तो वो निकाल सकता है इजीली। तो आदर्श आपके मार्क्स कितने 50% थे मार्क्स। गेट में? ये सर मेरे मार्क्स थे 14.33। हाँ, फोर्टी 40 पॉइंट थ्री पॉइंट, थ्री हाँ 40 मतलब आप समझ सकते हो 40 मार्क्स पे आईआईटी मिल गया है आदर्श को, है ना। 100 में से जी 40 मार्क्स, मतलब कि आप समझ सकते हो कि अगर आपने 40% भी अगर आपने सही कर लिया है तो आपको आईआईटी आराम से मिल जाएगा। और अपने बारे में बताओ कि क्या हो सकता था सर। एग्जाम की अभी प्रिपरेशन जो के लिए। अभी इस बार का पेपर भी तो आपको पता है थोड़ा टफ था पहले से। था इस उसका बार का पैटर्न पेपर। थोड़ा सा चेंज हो गया था। हम्म। तो शायद उसकी वजह से 40 पे क्लियर नहीं तो नहीं मिलता, क्योंकि गेट स्कोर कट बढ़ ऑफ गया हम था। कह नहीं सकते, मतलब कि कोई ये ना जज करे कि हाँ 40 पे ही मिल जाएगा, पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। सर, एक चीज़ और है कि जैसे कि गेट स्कोर आ गया आपका, तो ऐसा हम्म। नहीं है कि आपने गेट में बहुत अच्छा कर लिया तो तुरंत किसी आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। हम्म। आप अप्लाई करोगे, जो आप रिसर्च करके कि किस में आपका हो सकता है। हम्म। हर आईआईटी के लिए अलग अलग से अप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि इतने लोगों को हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो पहले वो अपना रिटन टेस्ट लेते हैं और फिर इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है। और तुमने तो कहाँ कहाँ इसमें पे मैंने अप्लाई देखा किया था? सर, मैंने जहाँ पे हो सकता था वैसे मैंने भुवनेश्वर में अप्लाई किया था। आईआईटी भुवनेश्वर में, आईआईटी गोवा, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जम्मू और हम्म। आईआईटी पालक्कड़ में भी अप्लाई किया था। और हम्म। मैंने तिरुपति को छोड़ दिया था, अप्लाई करता तो वो भी मिल जाता। और मैं जानता था कि कानपुर नहीं मिलेगा, हम्म। चेन्नई नहीं मिलेगा, मुंबई नहीं मिलेगा। हाँ, आरए मिल सकता था मुझे चेन्नई में, लेकिन मुझे टीए ही करना था, 2 साल का ही करना था। तो इसलिए मैंने, जहाँ मुझे लगा कि पिछले साल के जो कट ऑफ मैंने देखे थे उसके हिसाब से मैंने अप्लाई करा था कि यहाँ पे संभावना है। उसके अलावा मुझे एनआई मैंने सीसीएमटी के लिए भी अप्लाई किया था, एनआईटी की काउंसलिंग के लिए। तो एनआईटी काउंसलिंग में आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, वो प्योरली गेट स्कोर पे बेस्ड होता है। तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर में कि पहले प्रायोरिटी पे कौन से, दूसरे पे, तीसरे पे, कॉलेज एंड कोर्स प्रायोरिटी पे आप प्रायोरिटी देते हो। डायरेक्ट मिल और जाता उसमें है। से कोई एक आपको मिल जाता है हर एक राउंड में। अगर आप उसको लीव कर दोगे तो उसके पर आप प्रायोरिटी वाली अगर कट ऑफ में आप आते हो तो मिलेगा। हम्म। ऐसे ही चलता रहता है। तो मुझे सर मिल गया था, एनआईटी मिला था। मुझे मुझे पहले एनआईटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस मिल गया था। मुझे एनआईटी राउरकेला भी मिल जाता, लेकिन मैंने उस प्रायोरिटी में नीचे रख दिया था क्योंकि पिछली बार उसका कट ऑफ ज़्यादा था। और मुझे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल गया था, आईटी सिस्टम्स। और आईआईटी भुवनेश्वर में मैं वेटिंग लिस्ट में था। शायद मैं जम्मू को न लेता तो लास्ट तक आते आते हो सकता मिल जाता। अच्छा। लेकिन वो एक डर होता है ना कि लेना है कहीं न कहीं। तो नहीं मिला तो। फीस सबमिट कर हाँ, तो फीस सबमिट करने की डेडलाइन होती है, एक बार फीस जमा कर दी तो थोड़ी ना आप जाओगे। ऐसा हम्म। हुआ। और आईआईटी गोवा से मुझे मेल आया था, लेकिन मैंने जम्मू का एक्सेप्ट कर लिया, तब आया था कंप्यूटर साइंस तो के लिए। इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है और उसमें क्या क्या तुमसे पूछा गया? हाँ सर, तो इसमें जम्मू में तो इंटरव्यू नहीं था, डायरेक्ट केवल रिटन टेस्ट था। हम्म। रिटन टेस्ट प्लस ये गेट स्कोर दोनों को मिला के उन्होंने फाइनल मेरिट बनाई थी। हम्म। तो उसमें वो उसका लेवल स्लाइटली गेट से डाउन रहा होगा, लेकिन वैसा पेपर था। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट थे उसमें, प्रोग्रामिंग था, मैथमेटिक्स थी। और मतलब ऑब्वियसली मतलब ऐसा था कि अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर गेट की प्रिपरेशन करी है, क्वालिफाई किया है तो पेपर हाँ हाँ, मैनेज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन फंक्शन वगैरह के थे सर।
कुछ अच्छा। फंक्शन के क्वेश्चन थे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। हम्म। तो जिसने कैलकुलस ढंग से पढ़ी होगी तो उसको इंक्रीजिंग मैथ्स डिक्रीजिंग का फंक्शन ऐसे ही मैथ्स आते का हैं। तुम्हारा तो मैथ्स अच्छा था ही। हाँ सर। हम्म। तो इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम्म। भी आया था क्वेश्चन। और अच्छा। प्रोग्रामिंग में आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए था, तो सी लैंग्वेज पढ़ी थी आपसे, तो हम्म। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। बहुत ज्यादा ही पढ़ा दिया था मैंने तो, काफी वो बेकार अभी भी हुआ था। मेरे पास है। अच्छा, वेरी गुड। काम आएगा इंटरव्यू लाइफ टाइम वगैरह में। में, जी सर, इंटरव्यू वगैरह में मैं उसे अभी भी देख के जाता हूँ। और बढ़िया। वी आई टी जम्मू में हमें मुझे मिला है एक AR मॉडल बनाने के लिए, सी प्रोग्रामिंग। अरे बढ़िया है फिर तो। उससे मैं देखता हूँ पहले कि क्या क्या है। हो जाएगा उसी में, काफी कुछ तुम्हें चीजें तो, कॉन्सेप्ट तो मिल ही जाएंगे। नहीं, तो उन्होंने बोला था कोई एक टॉपिक चुन लो, तो मुझे रिकर्सन मिला था, हम्म। तो उसमें से देख लिया था मैंने क्या है कैसे है। हम्म। और और बाकी और अभी कहाँ भी, का इंटरव्यू कुछ दिया था? क्या प्रोसेस थी उसकी, हाँ, बाकियों की? आई आई टी भिलाई भी दिया था इंटरव्यू। हम्म। तो IIT भिलाई में तो मुझे लगा सर और मेरी टैली नहीं हो रही थी, मैं कहना कुछ और चाह रहा था और समझ कुछ और रहे थे। अच्छा, फेस टू फेस इंटरव्यू था? हाँ हाँ, हम्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही था। अच्छा। उन्होंने पेजिंग वगैरह से क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर दिए, मुझे लगा वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो मैं हम्म। समझ गया था कि यहाँ तो मेरा नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पे पूछा? नहीं, पेजिंग मैंने बताया, लेकिन वो उसको कुछ और ही समझ बैठे। हम्म। और कौन कौन से तो सब्जेक्ट से पूछा? डेटाबेस से पूछा था, डेटा स्ट्रक्चर से पूछा था हम्म। क्वेश्चन। और जोधपुर में मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, IIT BHU में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। अच्छा। और भुवनेश्वर का भी दिया था? हाँ, भुवनेश्वर मेरिट बेस्ड था, इसीलिए मैं नीचे आ गया था रैंकिंग में, मेरी गेट स्कोर कम थी अच्छा। बाकी लोगों के हम्म। कंपेरिजन में। और ऐसा भी होता है सर ना कि जैसे कि जिसके 800 गेट स्कोर है वो भी भुवनेश्वर के लिए अप्लाई कर रहा है, और बॉम्बे के लिए अप्लाई कर रहा है, चेन्नई के लिए, मद्रास के लिए, मतलब हर एक में जहाँ भी उसकी पॉसिबिलिटी लगती है हर जगह अप्लाई कर दिया। तो हम्म। ये हो जाता है कि एक ही व्यक्ति को 5 के 5 जगह अलॉट हो गए सीटें, तो बाकी हम्म। लोगों को वेट करना पड़ जाता है। फिर वो वेट करना पड़ेगा जब तक वो जो सीट 5 राउंड कंफर्म नहीं होते हैं कर वो देता। 5 राउंड तक उसे नहीं छोड़ता, 5वें राउंड में सही जब बात। अनिवार्य हो जाता है तब वो छोड़ता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेसफुल यही है, मतलब उसको। कि वो इंसान 4 जगह की सीट खा गया वो। हाँ, COAP को ये सोचना पड़ेगा कि CCMT का प्रोसीजर मुझे सही लगा, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी है, आपको बॉम्बे चाहिए, आप मद्रास चाहिए, लगा कौन सा दोगे, चाहिए, फर्स्ट एक सेकंड टाइम में थर्ड एक ही प्रायोरिटी पे मिलेगा। लगा दोगे, एक ही लॉक हाँ, होगा एक उसमें। टाइम में एक ही मिलेगा, हम्म। तो वो चीज़ मुझे सही लगा उसका। और सही बात है। यहाँ मुझे DTO मिल गया था, आर्टिफिशियल हम्म। इंटेलिजेंस। अच्छा। NSUT मिल गया था, कंप्यूटर साइंस। हम्म। तो मैंने जम्मू ले लिया IIT। बढ़िया रहा। तो अभी वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? क्लासेस स्टार्ट हो गई, कैसा क्या चल रहा है? हाँ सर, उसमें क्लासेज अभी चल रही हैं। हम्म। टीचर तो अच्छे ही होते हैं IIT में हमेशा। हाँ, लेवल तो रहता है। हाँ कुछ टीचर ही ऐसे मिल सकते हैं कि मजा ना आए। अब एक्सपीरियंस हाँ, तो हर जैसे कि तरह का क्या हो ही होता है, जाता जैसे है। उनके पास नॉलेज तो होता है, वो डिलीवर नहीं कर पाते। प्रॉब्लम थोड़ी वो ऐसा है ऐसा वहाँ भी पे होता है। आईआईटी में। हाँ, तो लेकिन फिर भी जैसे कि हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, जिसमें ग्रुप थ्योरी वगैरह है, तो थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा था बीटेक में, हम्म। तो उससे कुछ लिंक मिल जाता लिंकिंग। है। और हाँ, ग्रुप, रिंग फील्ड परमुटेशन, और उसका लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ी रखी है पहले से। बीएससी वालों को और मतलब ये बीटेक में जो अपना हाँ मैथ्स जिनका अच्छा रहता है उनको दिक्कत नहीं आती है। हाँ, उसके बाद ये एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, अच्छा। ये भी एक सब्जेक्ट है। और वो तो बड़े हाई लेवल पे पढ़ाते हैं, हर चीज का प्रूफ चाहिए उनको। सही है जैसे ना, कि अच्छी A बात है। प्लस बी इक्वल टू सी क्यों है, तो प्रूफ प्रूफ ऑफ करेक्टनेस दो, तभी मैं मानूंगा कि ये होगा।
पूरा उसमें सारी स्टेप्स को हाँ फॉलो करके हमें प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ, ऐसा करेक्टनेस ऐसा और ही वो क्यों सब। होगा। करेक्टनेस वगैरह वैसे निकालनी उनका पड़ेगी। मुझे सही भी लगा सर, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन जाओगे तो वहाँ तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी ना दी जाएगी। हम्म। तुम्हें एक्यूरेट कोई मॉडल बनाना है, जैसे कि तुम मिसाइल लॉन्च करने के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तुम काफी एरर होगी तो पता चले टारगेट पे जाने के बजाय कहीं और चल गया। हाँ, तो रिसर्च की पहले फील्ड में वैसा काम नहीं है। कागज पे बनाओ कि ये क्यों हम्म। सही होगा, यही क्यों काम करेगा, उसके बाद लिखो। तो बढ़िया। हाँ, और आगे क्या करने का विचार है तुम्हारा? आगे प्लेसमेंट लूंगा इसीलिए गया है। अभी प्लेसमेंट कंपनी बढ़िया जानी वाला शुरू हो लो। गई सर, हमें भी बैठने। हाँ हाँ, एमटेक के लिए तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका पैकेज 10 लाख से कम। स्टाइफंड वगैरह का क्या सीन है? हाँ, स्टाइपेंड का थोड़ा सा है कि हमें हर महीने अप्लाई करना पड़ता है। हम्म। हाँ, तो अप्रूव होता है उसके बाद आता है। तो कितना स्टाइफंड आ जाता है अलग अलग आईआईटीज में अप्रोक्सीमेटली? 12,400 तो फिक्स ही है। और अगर आप किसी ऐसे, कोई टी आपका कोई ऐसा व्यक्ति बनता है, कोई ऐसा प्रोफेसर जिसके पास अलग से प्रोजेक्ट हो, तो वो अपने हिसाब से कुछ दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, वही मिलता है 12,400। अच्छा, मतलब हर मंथ जो है 12,400 रुपये स्टाइफंड आना ही आना है हाँ मिनिमम। अब वो डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसमें तुमको वेरी कर सकता है। और बाकी नॉर्मल, हाँ, और अगर जैसे दूसरे किसी आईआईटी किसी की बात करूँ तो? हर जगह इतना मिलता है। और अब एनआईटीज जैसे में? कि मान चलिए आईआईटी हम्म। मद्रास हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, तो यहाँ गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट भी है, किसी बड़ी कंपनी का कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किसी प्रोफेसर को मिल गया, तो वो अपने अंडर में रख के वो काम उनसे करवा रहे हैं, तो अपने हिसाब से प्रोफेसर कुछ पैसे दे देते हैं, दे ऐसा देते हैं होता तो है। वहां पर मिल जाता है ज्यादा। सही बात है, उसमें हाँ, उस तो वहाँ तरीके से अधिक भी बीस हो पच्चीस जाता है। हजार तक भी निकाल लेते हैं। हाँ, हम्म। और एनआईटीज वगैरह में कितना क्या मिल जाता होगा? एनआईटी में भी इतना ही मिलता है, 12,400 तो फिक्स है। चाहे फिक्स आप ही है, वो किसी तो भी। मिलना ही है। हाँ, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो वो तो हम्म। मिल जाता है। तो एक तरीके से तुम्हारा ये मान के चलो कि पढ़ाई का खर्चा तो नहीं होता है। हम्म। हाँ, ये कह सकते हैं। हम्म। सही है। और बढ़िया लगा तुमसे मुझे बात करके, काफी टाइम बाद तुमसे बात हो पाई। काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था कि इंटरव्यू करना है, मीटअप करना है, तो डिले हो गया। लेकिन अच्छा है, अभी सर, बात ये एग्जाम थी का ना कि फॉर्म मैं भरने मुझे से लगा पहले बात हो गई। हम्म, मुझे लगा कि सर बोलेंगे कि देखो इसका सिलेक्शन हो गया तो ये गायब हो गया। नहीं नहीं, मुझे पता था कि तुमने बोला था कि है ना, जब मेरा एडमिशन पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो मैं बात करके पूरा डिटेल बताऊंगा। और मुझे भरोसा था कि हाँ, तुम लोग करोगे बात। मैंने तो सर प्रिडिक्ट भी किया था कि मुझे आईआईटी गोवा मिल सकता है, जम्मू मिल सकता है, भुवनेश्वर मिल सकता है। प्रिडिक्ट पिछले किया लास्ट था वीडियो में मैंने। तुमने कहा भी था, हाँ, तो और मिल भी गया वो। उसमें से गोवा का तो मेरे पास आया था 8 अगस्त, 5 अगस्त को मैसेज आया था कि आओ एडमिशन लो। तो एक ले लिया था और मैं 5 अगस्त को जम्मू पहुंच गया था हॉस्टल। अब क्या एडमिशन लूंगा, पहले लेता तो शायद मैं प्रेफरेंस दे देता, हो सकता है लोकेशन की वजह से। अब जो लास्ट का भी, इस बार का जो 23 का एग्जाम होने वाला है ना, 24 के लिए भी कुछ लोग तैयारी करने वाले हैं। अभी अगर कोई तैयारी करना शुरू करे तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो निकाल सकता है? और उसको कितना तुम्हें लगता है कि टाइम डिवोट करना चाहिए, कितना अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए? मेरे हिसाब से भरोसा तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। जैसे कि अगर कोई ये सोचे, मुझे पहले से पता था कि कुछ भी हो जाए मैं क्वालिफाई जरूर करूंगा, इतना मुझे पता था। हम्म। और मैंने ये भी सोचा था कि आईआईटी नहीं मिला तो एनआईटी गारंटी ही मिलेगा, पहले पहले दिन से मैंने सोच रखा था। हम्म। तो एनआईटी भी मिल गया था, राउरकेला मिल गया था, आप देख ही रहे राउरकेला की रैंकिंग दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ऊपर। बिल्कुल। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल गया था, आईटी सिस्टम्स लेने के लिए मार होती है, वो भी मिल गया था। हम्म। और वो तो मेरे घर के पास भी था। मैंने मूड भी बनाया था कि उसी को लूंगा। तो अच्छा। लेकिन आईआईटी जम्मू
और उसमें दोनों में से मैंने डिसाइड किया था कोई एक में ही करूँगा। तो मैंने ये रखा था कि अगर आईआईटी जम्मू ने मुझे 10 तारीख तक नहीं दिए ऑफर लेटर, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद वो ऑफर लेटर जारी करते हैं, उसके बाद फीस जमा करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा था कि अगर ये नहीं देगा तो मैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ले लूँगा, लेकिन इन्होंने 5 जुलाई को दे दी। सही 5 जुलाई को दे दी, 10 जुलाई को मैंने रखा था डेडलाइन, तो मैंने यहाँ फीस जमा कर दी। देखो, जैसा उसने आदर्श ने बताया कि मेन है अपने आप पे भरोसा होना, कि अगर सबसे पहले तो देखो अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ मैं निकाल लूंगा। अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझसे नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। फॉर्म भरो, एग्जाम दो और जम के तैयारी करो। और मेरा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना, लेकिन इसमें हाँ लॉस सर। क्या है? लॉस क्या है? आपने पढ़ाई करी ना, जो हमने पढ़ा है वो कभी वेस्ट होने वाला है क्या? नहीं। अगर अगले साल हमें ट्राई करना भी है, मान लो कि आपने अपना दिमाग प्रिपेयर करके रखा है कि मुझे 24 में एग्जाम देना है, तो 23 में तैयारी करने में क्या नुकसान है? अगर आपने 23 का टारगेट लेके अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, आपने अगर कट ऑफ भी क्वालिफाई कर दिया कट ऑफ तक में भी, या फिर उसके थोड़ा सा नीचे भी रहे, आपको कम से कम भरोसा होगा कि हाँ मैंने इतना तो अचीव कर लिया है। और कम से कम आपको ये भरोसा होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं दूंगा तो मुझे और बेटर रैंक मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास कुछ सिलेबस तो खत्म होगा और आपको पैटर्न पता चलेगा कि क्या होता है। जब एक्चुअल एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जाम को कैसे हैंडल करना होता है, क्योंकि टेस्ट पेपर देना और एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना दोनों अलग अलग चीज होती है। तो एक्सपीरियंस आपको अगले साल हेल्प करता है। आपको पता चलेगा कि यार ये टॉपिक जो थे ना, ये मैंने पढ़ लिए थे लेकिन वहां पर नहीं बने, या फिर ये टॉपिक नहीं पढ़े थे फिर भी बन गए। तो कई सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हमें प्रिपरेशन के साथ ही आते हैं। तो वही है कि अगर आपने 24 का भी टारगेट रखा है ना, लेकिन 23 को भी उसी ईमानदारी से पढ़ो और मेहनत करके एग्जाम दो कि हमें इसी साल निकालना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास टाइम कितना बचा है, लेकिन खुद पे बिलीव होना सबसे पहले जरूरी है। जो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ना यार जॉब के साथ कैसे निकलेगा। अब अगर आदर्श देखो, उसने अपने आप पे पहले बिलीव करा कि मैं जॉब के साथ निकाल लूंगा, और जॉब के साथ तैयारी करके उसने निकाला है। तो अगर वो जॉब के साथ मैनेज करके इतनी रैंक ला सकता है और निकाल सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो जॉब नहीं कर रहा था तो ज्यादा अच्छी अच्छी रैंक ले आता, क्योंकि उसके पास टाइम और ज्यादा होता पढ़ने के लिए। लेकिन दूसरी बात मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग जॉब कर भी रहे होते हैं तो ये सिर्फ हमारा दिमाग का उपज होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में जितना हमारे पास टाइम होता है उतना ही सबके पास टाइम है। जिसके पास ज्यादा टाइम होता है ना, वो ज्यादा टाइम वेस्ट भी करता है। जब पूरा दिन जिसके पास होता है ना, तो वो पढ़ेगा वही 2-4 घंटे ही, और बाकी टाइम जो है अपना बर्बाद करेगा। और यहाँ पर हम जो जॉब कर रहा होता है या जो कुछ काम कर रहा होता है, उसको पता होता है कि ऑलरेडी उसके पास टाइम कम है, तो उसको जितना भी टाइम मिलता है ना, वो उतना टाइम अपनी पढ़ाई में लगाता है। तो सिर्फ ये दिमाग का खेल है, आप किस तरह से सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसके पास ज्यादा टाइम होता है वो भी अपना टाइम वेस्ट करता है, और जिसके पास कम टाइम होता है वो भी अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज कर सकता है कि वो उससे ज्यादा पढ़ सके, जो कि जिसके पास ज्यादा टाइम है वो उतना ना पढ़ पाए। तो ये मेरा मानना है, और वो चीज आदर्श ने अचीव करी है, और उसने उस चीज को टाइम को यूटिलाइज प्रॉपरली किया है। आदर्श, लास्ट में तुम क्या ऐसा कुछ बताना चाहोगे कि जो हर एक बच्चे को करना ही चाहिए, कि जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो कॉलेज की प्रिपरेशन, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैनेज कर रहा है, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के साथ में लोगों को लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो क्या उस हर एक बच्चे को प्रॉपरली फॉलो करना ही चाहिए पाथ? मुझे ऐसा लगता है कॉलेज की पढ़ाई के साथ ज़्यादा अच्छे से हो जाए। बिल्कुल। जॉब के अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता है जो कॉलेज वालों को नहीं पता, हम्म। तो वो किसी भी कंडीशन में एडवांटेज ही है। और गेट क्रैक करने के लिए, केवल क्वालिफाई करने के लिए तो किसी को टेंशन लेने की, आप कुछ नहीं पढ़ोगे ना, केवल सीरियस हो जाओगे तभी क्वालिफाई कर तो जाओगे। क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल सर। 15 मार्क्स तो एप्टीट्यूड के होते हैं, आपको थोड़ी बहुत भी डेटाबेस आती हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओ। क्वालिफाई करने के लिए कितने मैक्स मिनिमम मैक्सिमम 25-26 नंबर चाहिए होता है। 30 नंबर यही ज्यादा से हर ज्यादा साल का। मान लो, हद से हद हाँ मान लो तीस तो नंबर हाँ तो 15 नंबर, अगर कोई किसी की केवल एप्टीट्यूड अच्छी है, उसकी सब्जेक्ट अच्छी नहीं है, तभी 15 नंबर ला सकता है।
मेरे केस में क्या हुआ था, एप्टीट्यूड मेरे गलत नहीं होते। एक एक को मैंने छोड़ दिया था जो स्ट्रिंग वाला था। क्वेश्चन एक स्ट्रिंग सिलेक्ट करनी थी कि कैसे क्या करना है। बाकी 9 सही हो गए थे, 9 मैंने सही करे थे। बढ़िया। तो ये जानना जरूरी है पहले कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन, तो 15 नंबर तो इसी के हो जाते हैं। कुछ विशेष टॉपिक है जिससे हर टाइम क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, और डेटाबेस में ट्रांजैक्शन कंट्रोल हो गया। तो कुछ मैंने ऐसे आइडेंटिफाई करे थे और उसके क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करे थे। हम्म। तो अगर किसी का माइंड थोड़ा सा एनालिटिकल है और ये जज कर सकता है कि कौन सी चीज मल्टीपल टाइम आती है, चाहे बदल के तरीका बदल जाए लेकिन आती है। तो मैंने ऐसे टॉपिक ढूंढे थे। जैसे मैंने बताया कि एप्टीट्यूड में जानता था कि 15 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, हम्म। और मुझे विश्वास था सीपीयू शेड्यूलिंग का एक क्वेश्चन आएगा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल का एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देख के डिसाइड किया था कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको चाहे कोई भी आईआईटी ऑर्गेनाइज करे अवश्य टच करती है। क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट, मीडियम या इजी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आते जरूर हैं इनसे। अब जैसे एक है कैच मैपिंग का क्वेश्चन, पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन, वो सब मैंने आपसे पढ़ा था। पाइपलाइनिंग क्या होती है मुझे तो पता भी नहीं था उससे पहले। तो इसके क्वेश्चन भी हर बार ही आते हैं, चाहे छोटा सा ही आए। लगता और है वो वो इतने भी डिफिकल्ट नहीं, वो इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिखने में लगता है, इसलिए हम छोड़ देते हैं उसे कि छोड़ो, छोड़ देते हैं। ये तो हो नहीं पाएगा। हाँ। तो कैच मैपिंग का क्वेश्चन जैसे सर वो है एसोसिएटिव मैपिंग, फुल एसोसिएटिव मैपिंग, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। हर बार मैंने देखा था आए थे। तो ऐसी चीजों को मैंने छोड़ना नहीं था, ऐसा मैंने सोचा था। तो मैं हमेशा जोड़ता था अपने नंबर की 60+ आ जा रहा है। इतने की ही तैयारी करी थी। तो थोड़ा थोड़ा सा टफ आ गया, तो 10 नंबर डिक्रीज हो गया। और देखो कुछ आप मैंने बहुत अच्छी कंफ्यूजन, बात, हाँ बोलो बोलो। हाँ, मैंने कुछ कंफ्यूजन की वजह से छोड़ दिया कि जैसे मुझे लगा था कि ये सही हो सकता है, वो सही था, इसलिए मैंने छोड़ा कि अगर गलत हो गया तो माइनस हो जाएंगे, तो उतना ही करो जो एक्यूरेट सही है। बढ़िया। तो हाँ, तो कॉलेज में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम मैं कर लूंगा इसे। तो विश्वास नहीं होगा, आप कितना पढ़ लो भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करो, देखो प्रीवियस ईयर पेपर की क्या आया है हर साल। और वैसे ही टीचर गाइड कर ही देते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, पढ़ाते ही उसी से। आप नहीं पढ़ाया था, जैसे पाइपलाइन हमें पता तो नहीं था, लेकिन पाइपलाइन आपने पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन आए हुए थे। और हाँ, वो मेरा सही था। वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, उसका भी क्वेश्चन आया था और मेरा सही था। उससे पहले ना मुझे नहीं आती थी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। और मैंने तो काफी उसमें डिटेल में प्रैक्टिस करवा दिया था क्लास में। हाँ, तो आपने सिंगल और डबल दोनों प्रेसिजन पढ़ाए थे। हम्म। मुझे पता भी नहीं था, कहीं सिंगल प्रेसिजन लिखा होता था, मैं समझ नहीं पाता था क्या लिखा है। डर तो जाते हैं वो लिखा हुआ देख के, 754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग हाँ पॉइंट हाँ। फॉर्मेट, नाम देख के डर जाते हैं तो बच्चे। हाँ, उसमें बस यही है कि एक 32 बिट में रिप्रेजेंट होता है, एक 64 बिट में। तो ऐसी चीजें जो ये भी है, जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, मैंने देखा था मैक्सिमम टाइम आया था। तो मेरा बस ये मानना था कि जो मुझे आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, और जो जो मल्टीपल टाइम आया हो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। जैसे सीपी शेड्यूलिंग हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, कैच मैपिंग हो गया, ट्रांजेक्शन कंट्रोल हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। ये हमेशा आते हैं, थोड़ा सा चेंज हो, क्वेश्चन का डेटा चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन जनरली आता ही है। और एक और चीज होती है प्रैक्टिस। आपकी थ्योरी भले आ गई हो, लेकिन आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चूंकि टाइम कम होता है तो बना नहीं पाओगे। तो एग्जैक्टली। चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मतलब फुली डेडिकेटेड प्रिपरेशन ही कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब 3 घंटे में करने होते हैं ना, तो जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर डिसाइड किसी में उलझ गए, तो फिर लगता है कि इसको छोड़ के दूसरा वाला कर लेता हूँ, तो दोनों चले जाते हैं। तो ऐसा ही बहुत होता है। तो प्रैक्टिस इसलिए आवश्यक है कि टाइम का जो प्रेशर हो झेल सके। बस इतना ही। मुझे लगता है देखो, इतनी चीजें अगर कोई कर लेगा तो गेट क्लियर कर लेगा। बहुत और अच्छी सारी पॉइंट बताया पढ़ना है तो पड़ेगा आदर्श ही। से। पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ। आदर्श ने देखो कितना सटीक पॉइंट बोला है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी चाहिए। 15 नंबर तो एप्टीट्यूड और इंग्लिश और मैथ्स से मिल जाएंगे, और बचे हुए जो पेपर है उसमें आपको पूरा 100 मार्क्स नहीं देखना है। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे कम से कम टाइम में सिलेक्शन लेना है, तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करो। आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो हर साल आते ही आते हैं, जैसे कि पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट के क्वेश्चन हो गए, ट्रांजैक्शन कंट्रोल पे क्वेश्चन हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे, प्रोसेस मैनेजमेंट पे क्वेश्चन हो गए। ये हर एक सब्जेक्ट के फिक्स क्वेश्चन हैं जो हर साल आते ही आते हैं। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लिया और 10-15 क्वेश्चंस ऐसे निकाल लिए जो कि हर बार आते हैं, और उसको कितना भी घुमा दिया जाए आपसे बच जाएगा। तो 15 क्वेश्चन वो और 15 क्वेश्चन ये, 30 क्वेश्चन भी अगर आपने अपने अच्छे 100% स्ट्रॉन्ग कर लिए, आपका कट ऑफ बहुत आसानी से निकल जाएगा। इवन आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। तो जैसे आदर्श ने कहा कि उसने 60 मार्क्स को टारगेट रखा था, और 60 मार्क्स को टारगेट रख के 40 नंबर तो उसके आ गए, वो भी तब जब उसको लग रहा है कि नहीं मेरे 10 नंबर और आ सकते थे अगर मैं प्रॉपरली मैनेज कर लेता तो। और उसके बावजूद वो आईआईटी में है, जॉब के साथ प्रिपेयर करके। और ऐसा नहीं है कि उसने कुछ एक्स्ट्रा में ऐसा कुछ पढ़ा हो कि पूरा सब्जेक्ट उसने सब कुछ पढ़ के गया जा पाया हो, क्योंकि वो जॉब के साथ उतना मैनेज नहीं कर सकता था। मेन थिंग है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। अभी भी मौका है, तैयारी स्टार्ट करो, नहीं करी है तो फॉर्म फिल करो और एग्जाम दो। अगले साल देना हो तब भी इस साल का टारगेट लेकर ही पढ़ाई करो, क्योंकि अगर टारगेट लेकर नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकाल पाओगे। इस साल नहीं होगा तो क्या नुकसान, क्या है पढ़ाई करने में? अगर पढ़ाई करने में नुकसान है तो मत पढ़ो। पढ़ाई करने का कभी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़ाई करो, डेफिनेटली निकलेगा। आगे भी अगर किसी को कोई कुछ पूछना रहा आदर्श से तो नीचे कमेंट में करना, हम फिर भी मीटअप कर लेंगे। ठीक है। और मुझे बहुत मजा आया आदर्श तुम्हारे साथ बात करके। और इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है दूसरों बच्चों को भी जो कि ऑलरेडी अभी जॉब के साथ या फिर वैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको भी अभी लगता है लास्ट मोमेंट पे कि नहीं यार, लास्ट मोमेंट पे भी अगर हम फाइट करना चाहें तो डेफिनेटली कुछ अचीव कर पाएंगे। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों के सबके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम लोग फिर आंसर्स करेंगे। और आदर्श, आप भी अगर नीचे कोई कमेंट अगर आपके लिए आए तो उसका रिप्लाई उसमें कर देना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या अगर वो कुछ डाउट है तो उनको क्लियर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, चलिए, तो फिर आगे हम नेक्स्ट कभी मीट अप हुआ तो बिल्कुल हम बात करते हैं। ऑल द बेस्ट शायद आदर्श। प्लेसमेंट के बाद। बिल्कुल, प्लेसमेंट बढ़िया प्लेसमेंट के तरीके बाद। से लो। प्लेसमेंट भी लेना, जी हो सर, सका अभी उसके पहले भी कर लेंगे। कंपनी कंपनी जानी शुरू हो गई। मैंने अभी एक दिया था, जेम फाइनेंशियल था, फुल हम्म। स्टैक डेवलपर के लिए। तो हम्म। उसमें एक ही सीट थी, तो लास्ट राउंड तक कुछ तो गया था। फाइनल में एक लड़की का हो गया। तो वैसे भी लेडीज फर्स्ट का वो थोड़ा तो सा चलता इशू है। होता है। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी नंबर आएगा, चिंता मत नहीं करो, सर, बहुत जल्दी जो आएगा। अभी तो हम फर्स्ट ईयर में है ना, जो प्रीवियस ईयर वाले लोग हैं उनमें तो सबका हो गया प्लेसमेंट। बस, तो तुम्हारा भी अभी तो टाइम है तुम्हारे पास अभी, है ना? ये भी बात है कि पिछली बार स्ट्रेंथ ज्यादा थी। पिछली बार 22 थे, इस बार 11 है। अच्छा, तो तब फिर भी तो पॉसिबिलिटी और ज्यादा है अब, कंपटीशन कम हो गया। हाँ, कंपटीशन कम हो गया, और कंपनी तो आती, बड़ी बड़ी कंपनी आती। सभी आएंगी। तो बढ़िया, तुम जल्दी से प्लेसमेंट लो, और फिर एक और हम मीटअप करते हैं, और उसमें फिर हमारी जो स्टोरी रहेगी वो आगे बढ़ जाएगी और प्लेसमेंट तक पहुंच जाएगी। हम्म।
ठीक है, जी सर। चलो जी थैंक सर। यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।